नमस्कार दोस्तों, हिंदी बाय ट्विंकल मैम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं हम लोग हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो क्लास आज लंबी चलेगी, तो संयम बना के रखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? देखिए, क ख ग घ अंग ये कंठ से है ना। च छ ज झ ञ ये क्या है? तालव्य है। आप जब बोलेंगे आपके तालू में टच होगा, आपके जीभ में टच होगा, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से इसका स्पर्श हो रहा है और फिर इसका स्थान क्या होगा। अगर हम ओष्ठ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प फ ब भ म, है ना। ओष्ठ मतलब होता है ऊँट, है ना। और दंत यानी कि दांत से जब टच होता है तो क्या है? त थ द ध न। तो तालव्य व्यंजन है, इसका सही उत्तर होगा च छ ज ज। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? ए, तो ए का अर्थ क्या हुआ? ए की मात्रा। और जब केवल ए रहेगा तो ए की मात्रा, लेकिन यही जब ए रहेगा तो ए की मात्रा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ए की मात्रा किस में नहीं है? तो हमको देखना है किस में नहीं है, आप बताइए। इसमें स्नेह में। ठीक है, देखिए इसमें वैदिक, पैतृक और एक की है। जब इसमें पहले ही ए लिखा यानी कि ए की मात्रा, और डी में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास, तो आप ये देखिए कि जब भी हम किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ कि कैसे होता है। मान लीजिए आप लिखे हैं आम, ठीक है, आम लिख रहे हैं, बोलिएगा इसका वर्ण विच्छेद करिए आम का। तो ये आप देखिए पहले से लिखा हुआ है आ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आ जोड़ म। हम जिस भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो अंत में क्या साउंड आ रहा? अ, म, तो लिखेंगे म हलंत जोड़ अ। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, प्यास का आपका हो जाएगा प। देखिए प क्या है हलंत में? क्यों? क्योंकि प्यास में क्या है? प आधा है, तो पूरा प लिख करके फिर हम नीचे हलंत देंगे, यानी कि वो आधा है। जब तक उसमें जुड़ेगा नहीं तब तक वो पूरा नहीं होगा। य में कौन सी मात्रा थी? आ की मात्रा थी। देख पा रहे हैं आप लोग कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो य में आ की मात्रा, तो य अलंत जोड़ आ। ठीक है, फिर स जब हम स कर रहे हैं तो अंत में क्या उच्चारण आ रहा है? अ का, तो अ, स में हलन दे के अ। ठीक है, निम्न में से आयोग वा है, तो क्या होगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा, विसर्ग। कैसे? आइए देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 आपके देखने को मिलेंगे। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग ही। इन्हीं को क्या कहते हैं? आयोगवा कहते हैं। और आयोगवा का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है, ये ध्वनियाँ ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, परंतु इनका प्रयोग स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, और इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ है और ना ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें आयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियाँ हैं, तो छ की ध्वनियाँ क्या हो जाएगा? देखिए क और जोड़ श। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उनके योग से निर्मित व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन स्थान प्राप्त है। एकदम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो देखिए छ का क्या है? क हलंत जोड़ श। त्र का क्या है? देखिए हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो भी हमको समझ में आ रहा है ना। त्र यानी कि त और र, त और र। ज्ञ तो ज और ज्ञ। श्र तलाव्य श हलंत जोड़ र। तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, प्रश्न देखिए कि इसमें से कौन सा दंत्य वर्ण है? दंतव्य वर्ण है, यानी कि जो दांत से स्पर्श हो रहा है, दांत से। तो आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि अगर आप किसी भी कारण से भूल जा रहे हैं तो आप क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तला विश्व मूर्धन्य स दंठी स ह छ त्र ज्ञ, इन सबको बोल के, जो भी आपके ऑप्शन में बोल के
आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से। तो जब दंत की बात आ जा रही है तो इसका उत्तर क्या होगा, त होगा। ठीक है, त थ द ध न सब कहाँ से स्पर्श हो रहा है, दांत से स्पर्श हो रहा है। ठीक है, शब्दकोश में पहले आने वाला जो शब्द है वो क्या है, वक्त। कैसे कैसे करेंगे, तो आप ये देखिए कि वक्त है, वक्र है, वरक है और वर्ग है। इसको हम समझेंगे उदाहरण के साथ। तो शब्दकोश में आने वाला पहला शब्द वक्त है। शब्दकोश में पहले स्वर, बाद में फिर व्यंजन का क्रम आता है, जैसे कि क, कह, क, का आदि के बाद क्य, क्र, क्रम आदि आते हैं। ठीक है, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ठ्य है। चलिए एक बार उच्चारण स्थान और वर्ण हम देख लेते हैं कि कंठ से क्या क्या है भाई। अ, आ और क वर्ग में जितने हैं, क से या तो ह और विसर्ग। तालु से कौन कौन है, छोटी, बड़ी यानी कि हर्षई दीर्घई, च वर्ग, य और तलाव्य श। मूर्धा यानी मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो आधे आधे हैं, जैसे री, ट है ना, ट वर्ग में जितने हैं, ट, ठ, ड, ढ, फिर र है और तलाव्य श। इसको याद रखिएगा, मूर्धन्य मतलब आधा, इस तरह से याद रखिएगा। दंत से री, त वर्ग है और ल और स है। ओष्ठ, उ, प वर्ग यानी कि हर्षो, दीर्घो और पर वर्ग जितने हैं। नासिका यानी कि नाक से जो आता है ध्वनि, तो क्या है, ज्ञ, अंग, म, ण, न। कंठ तालु से ए, ऐ। कंठ और ओष्ठ, ओ, औ। कंठ तालु मतलब कंठ और तालु से स्पर्श करते हुए जो ध्वनि निकल रही है वो ए और ऐ है, और जो कंठ और ओष्ठ यानी कि कंठ और होंठ से स्पर्श करते हुए जो ध्वनि निकल रही है वो है ओ, औ। ठीक है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। अब अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी, क्या हो सकता है। मूर्धन्य है, कंठोष्ठ्य है और नासिक्य है, फिर कंठ तलव्य है, तो नासिक्य। अंग अभी जस्ट हमने बताया था, अंग ये सब नासिक्य यानी कि नाक से जो साउंड होते हुए आ रहा है ना, उसको हमको देखना है। हम जब भी इन सभी को जब हम बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से स्पर्श हो रहा है, कैसे उसकी ध्वनियाँ आ रही हैं। ठीक है, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं, लेखन मतलब लिखने, वाचन मतलब बोलने में प्रयोग करते हैं, वो क्या हो जाएगा बताइए तो। निष्क्रिय शब्द भंडार, प्रयोग में शब्द भंडार, सक्रिय शब्द भंडार या उद्देश्यों के लिए शब्द भंडार। तो इसका उत्तर हो जाएगा सक्रिय शब्द भंडार। सक्रिय है ना, मतलब चल रहा है, रुका नहीं है कहीं भी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है, छत्र, यरलव है, तथा तथा है कि या श स है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त थ द ध। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। एक बार इसे देख लीजिए आप लोग कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण क्या है। त थ द ध व्यंजन है, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। छत्र, ज्ञ, श जो है ये संयुक्त व्यंजन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, और किन किन से मिलकर ये बनता है ये भी हमने पढ़ाया है। श स स ह यानी कि तलाव्य श दंती स है ना, तलाव्य श दंती स, मूर्धन्य श। ह उष्म व्यंजन है। ठीक है, इसको तलाव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, मूर्धन्य श, और इसको दंती स बोलते हैं, और इसको भाई ह बोलते हैं। तो यह उष्म व्यंजन है। जब आप उष्म व्यंजन मतलब जब आप इस तरह से मुंह पर हाथ रखिएगा और आप जब भी इन चारों का जब उच्चारण करिएगा तो मुंह से वाष्प निकलेगा, एक गर्म हवा, तो वही हो जाता है उष्म व्यंजन। ठीक है, तथा यरलव अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, कतरा, कंटक, कमतर, काढ़ना। तो आप ये देखिए, तो पहला तो सब में क है, क है, क है। ठीक है, फिर इसमें आ जा रहा का, ये पहले ही छाड़ देंगे, इसको हम नहीं ज़रूरत है इसका। सबसे पहले में क आ रहा, फिर क, फिर क। ठीक है, अब देखिए कि त है, दूसरे में देखिए त, ट, म, इसी तरह से हम लोग छाटेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है बताइए, त थ द न, फिर ट ट ण, फिर म आता है प फ व भ म। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है। ठीक है, पहले आता क वन, फिर च वन, फिर ट, फिर त, इस तरह से। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, कंटक। आपको इसी तरह से छाटना होगा। ठीक है,
घूम फिर के फिर वही प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतस्थ। ठीक है, इसे हम समझेंगे इस तरह से कि जिस व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य र ल व है ना, ये अंतस्थ व्यंजनों के चारों वर्णों में से य और व अर्ध स्वर है। उष्म हो जाएगा, श यानी कि तलावी श, मूर्धन्य श और दंती स ह स्पर्श में क से म तक आते हैं। इसमें से किस व्यंजन का उच्चारण दंत नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा तलावी श। स्वानिमिक जागरूकता संबंधित है किससे? तो स्वनिमों तथा लेखा चित्रों में संबंध स्थापित करने की योग्यता से, बोले गए शब्दों के स्वनिमों को पहचान कर उन्हें परिवर्तन करने की योग्यता से, शब्दों को शुद्ध तथा धारा प्रवाह पढ़ना, सही वर्तनी के साथ लिखना। तो स्वानिमिक जागरूकता क्या हो जाएगा? बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता। बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से स्वानिमिक जागरूकता से संबंधित है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ये पूछता है कि स्वनिम की सबसे छोटी इकाई कौन है ना? तो ध्वनि। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन है? सॉरी, प्रश्न मैंने गलत कह दिया कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कौन सी होगी? तो स्वनिम होगी। स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है और इसके माध्यम से किसी भाषा की मूल ध्वनि का ज्ञान होता है। स्वनिम व्यवस्था से नई ध्वनियों के आगमन पर उनका सीखना संभव और सरल होता है। सार्थक तभी कहे जाएंगे जब बोलने में सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ हो, व्याकरणिक दृष्टि से सही हो। तो शब्द जो है सार्थक तभी कहे जाएंगे जब वो उसके जो निश्चित अर्थ निकले। कुछ भी बोल देने से तो काम नहीं चलेगा, उसके सही अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। इसमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो उत्तर हो जाएगा छोटा उ। पश्च स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा पिछले भाग का प्रयोग होता है। ठीक है, जीभ के पिछले भाग का, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं। तो अग्र स्वर में क्या हो जाएगा? हर्षई दीर्घई, छोटा ई हो जाएगा और ये बड़ा ई हो जाएगा, फिर ए आई। ठीक है, मध्य स्वर में क्या हो जाएगा? अ, और पश्च स्वर में बाद बाकी सब आ जाएगा, आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि हर्षौ दीर्घऊ, ओ, आओ और अ। ठीक है, इसमें से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो श। जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राण वायु संघर्ष पूर्वक यानी कि घर्षण होकर के निकले, तलाव्य श, जिसे संघर्ष व्यंजन कहते हैं ना। श बहुत इसमें संघर्ष लग रहा है, संघर्षी व्यंजन वही कहलाता है। और इसमें उष्म व्यंजन भी कहते हैं इसको। ठीक है, और उष्म व्यंजन भाई कितने हैं? 4 है, बताया था मैंने, तलाव्य श, मूर्धन्य स, दंडी स, ह। इसमें से किस विकल्प में दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न, ल, स। देखेंगे कि न, ल, स जो है ये क्या है? दंत वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ जोड़ दंत के स्पर्श होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। त वर्ग, ल और स वर्ण का उच्चारण दंत से होता है। दिए गए अन्य उच्चारण को भी हम देख लेते हैं। सूत्र हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसकी व्याख्या है जैसे कि अ कुह विसर्जनीयाना कंठा से अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, फिर ह है, अ है, यानी कि ये सब क्या है? कंठ से। फिर क्या है? ये तालु से है, तो हर्षई दीर्घई च, छ, ज, झ, इय, श है ना, य, श है, ये तालु से है। फिर आप देखिए मूर्धा है, री, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य श, तो ये किससे है? मूर्धा। ठीक है, ये मूर्धा है। फिर आप दंत देखें, रि, त, थ, द, ध, ल, न, स, ये सभी दंत है। ओष्ठ यानी कि ओठ से, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि हर्षो दीर्घो, प, फ, ब, भ है ना, उपधमानी यानी कि प, फ, ये सब क्या है? वही ओष्ठ से है। जब विभिन्न स्वामिनिक है ना, स्वानिमिक है व्यंजन या स्वर ध्वनियाँ है ना को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ते हैं, तब वो क्या कहलाता है भाई? तब तो वो अक्षर कहलाता है। ठीक है, जब किसी स्वानिमिक की ध्वनि शब्द की वर्तनी के आधार पर बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा की अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई कहते हैं।
इसमें से अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो ग। अल्प प्राण में क्या है, इसका टेक्निक है या आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, 1 3 5। अब यहाँ का जो 2 और ये 4 है ये महाप्राण हो जाते हैं और ये हो जाते हैं अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में जानने का कोशिश करेंगे भाई, कि ये बार बार पूछा जाता है आखिर ये है क्या। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है ना, जो वायु जो निकलता है मुंह से, मुख से, उसका क्या होता है, निर्गमन कम होता है, तथा स्फोट भी अल्प होता है। जो स्फोट होता है ना बहुत अल्प होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, मैंने अभी कहा था पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण य र ल व अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण, अल्प मतलब होता है कम, थोड़ा, महा मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयास के साथ किसी चीज़ को कहना, निकल रहा है ना, महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन अपेक्षाकृत अधिक होता है तथा स्फोट भी अधिक होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा तलाव्य श, दंती स, मूर्धन्य श, ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। य र ल व में कौन से व्यंजन आते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती होता है, वे वर्ण व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन में क्या है, क से म तक। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, श्र। उष्म व्यंजन है तलाव्य श, मूर्धन्य स, दंती स और ह। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ण का स्थान क्या है? तो नासिका है ना। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान है, 12 खड़ी से परिचय है, संयुक्त अक्षरों की पहचान है, लिपि से परिचय है। तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय में। 12 खड़ी से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 12 खड़ी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के योग से बनने वाले अक्षरों के क क्रम को कहते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या स्थान दिया गया है? तो कार्यालयी भाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा का दर्जा मिला है। 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में क्या है कि यह संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संयुक्त व्यंजन में से वर्ण क्या है? त्र। फिर से रिपीट होगा ये कि छ किससे मिल करके बना है? क और श से, त्र, त और र से, ज्ञ, ज और ज्ञ से, श्र, तलाव्य श और र से। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा प्रतीकों का ढांचा है। ठीक है, ये सही है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। ठीक है, देखते हैं आगे। संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है। ठीक है, भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी कि ये गलत है कि भाषा जो है मानव की जन्मजात संपत्ति है। भाषा जो है मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं है, क्योंकि भाषा जो है वो मानव की अर्जित संपत्ति है। भाषा हम अर्जन करते हैं, है ना। तो यह अनुकरण द्वारा सीखते हैं ना, इनकी नकल करते हैं हम, है ना। जैसे जैसे मम्मी बोलती है कि खाना खा लो, तो हम लोग सीखते हैं खाना खा लो, उठो, बैठो, घूमो, जाओ, आओ, ये सब हम नकल करके सीखते हैं। तो पैदा होते के साथ, है ना, जन्मजात संपत्ति तो नहीं है, ये अर्जित की जाती है। इस संपत्ति को अर्जित किया जाता है। तालव्य ध्वनि नहीं है, तो कौन नहीं होगा? अड़ा नहीं होगा। क, री, ये मिला करके क्या बनेगा? तो करी तो नहीं बनेगा, क्री भी नहीं बनेगा, क्री भी नहीं बनेगा, करी भी नहीं बनेगा। तो बनेगा तो क्या बनेगा आप बताइए? क्री बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? क्री। अर्धस्वर क्या होगा यहाँ पे? य हो जाएगा। ठीक है, य और व अर्धस्वर कहलाते हैं। म जो है वो घोष वर्ण है, स जो है अघोष वर्ण है, ख है स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ठीक है, ख से देखिए 4 प्रश्न बन रहे हैं। कौन कौन है बोलिए? तो एक तो महाप्राण, अघोष, कंठ्य ध्वनि और स्पर्श ध्वनि। द्वित्व व्यंजन का
प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो श्वेत में नहीं हुआ है। ठीक है। युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे कि कच्चा, सज्जन, अव्वल, दिल्ली इत्यादि। द्वित्व मतलब क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं ना, कच्चा में आधा च पूरा च, अव्वल में आधा व पूरा व, सज्जन में आधा स आधा ज पूरा ज, यानी कि द्वित्व मतलब हो जाएगा कि दो, यानी कि दो आपको दिख रहे हैं ना, दो दो दिख रहे हैं, है ना, जैसे कच्चा आधा च पूरा च, अव्वल आधा व पूरा व, इस तरह से। ये ट्रिक है, इसको देख लीजिएगा। हिंदी की कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? तो क ख ग घ। अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो ये हो जाएगा ज, ये हो जाएगा न। सी और डी दोनों आंसर होगा। ज अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। अल्प प्राण और महाप्राण उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रश्न क्या पूछा था कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो उत्तर इसका ज होगा, है ना। मैंने गलती से न में टिक कर दिया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ज हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 1, 3, 5, 135 ऐसे याद रखेंगे। अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे कि क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ट, अण, त, द, न, प, ब, म। अब महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, यानी कि 24, है ना, 135, 24 इस तरह से याद रखेंगे। एवं समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन है, जैसे कि ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, प, फ और श, श, स, ह। ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो 5 भेद है। कौन कौन से देखेंगे? अभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन सा है। स्पृष्ट यानी कि क से म तक का वर्ण होता है। इषित सत्पृष्ट यानी कि अंतस्थ वर्ण, य व र ल। तीसरा है विवृत यानी कि सभी स्वर। चौथा है इषित विवृत है ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। पांचवा है संवृत यानी कि अ। री की मात्रा को छोड़कर और अंग अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? तो ये अक्षर क्रम होगा, 12 खड़ी होगा, वर्ण क्रम होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 खड़ी। कौन सा? 12 खड़ी। री की मात्रा को छोड़कर अ से अह तक को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? वह है भाई स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तथा किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो किसी भी भाषा की, यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका विभाजन ना किया जा सके, जैसे कि क, ख, अ, ई आदि। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? तो 45 वर्ण होते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण यानी कि 10 स्वर रहते हैं, 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। एवं लेखन के आधार पर, ठीक है, जब उच्चारण हम करते हैं तब 45 रहता है, 45, और जब लिखते हैं तब 51 रहता है। जब हम उच्चारण करते हैं तब 45 वर्ण, कितना? 10 स्वर रहता है और 35 व्यंजन रहते हैं। 51 वर्ण जब हम लिखते हैं तो 11 स्वर होते हैं और यही 35 व्यंजन। ठीक है। और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन प्लस 2 आयोग वाह, है ना। 11 स्वर है, फिर आपका 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त है और 2 क्या है? आयोग वाह है ना। तो ये क्या होगा आपको देख लेना है, कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना है इसको। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह कहलाते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, मतलब कुछ आप उच्चारण कर रहे हैं, बहुत लंबा समय लग रहा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत। याद रखेंगे, जिसमें लंबा समय लग रहा है प्लुत स्वर, प्लुत। ठीक है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ,
छोटी ई, छोटा ऊ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्तरों से अधिक समय लगता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, मतलब बढ़ते जाएगा थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या दीर्घ स्वर से कहते हैं, जैसे कि आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, जितना बड़ा बड़ा रहेगा सब इसी में आ जाएगा। फिर आता है प्लुत स्वर, यानी कि त्रिमात्रिक स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में किया जाता है। अ जोड़ छोटी यानी कि हर्षई मिलकर क्या बनेगा, तो ए बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। अ जोड़ ई क्या होता है, ए होता है, और यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। बात समझ में आया। अगर अ या आ के बाद क्या आ रहा है, छोटी या बड़ी आएगा तो ए होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो ओ होगा, और अगर री आ जाएगा तो अर हो जाएगा। तो वे गुण स्वर संधि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुण स्वर संधि। जैसे कि अ जोड़ ई ए, अ जोड़ बड़ी ई फिर ए, फिर अ जोड़ छोटा ओ, अ जोड़ बड़ा ओ, अ जोड़ री अर, ठीक है। व्यंजनों में आप अगर देखेंगे तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 33 है। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है, और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या भाई 52 होती है और 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, 33। फिर से रिपीट। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल को चुनना है, तो ओ और कंठोष्ठ है, ठीक है। द और ध तालु है, व फ दंतोष्ठ है, ठ ड मुर्दा है, तो ये ठीक है। ओ और औ कंठोष्ठ है, व और फ दंतोष्ठ है, ठीक है। ये ओ और कंठोष्ठ, व फ दंतोष्ठ, और द ध तालु है, तो ये गलत है। ठ ढ मुर्दा है, सही है। इसमें से श्रुति मूलक वर्ण बताइए, तो श स य व छ त्र थ द, तो श्रुति मूलक वर्ण हो जाएगा य और व। य व श्रुति मूलक वर्ण होते हैं श और श, यानी कि तलावी श, मूर्धनी स, ऊष्म वर्ण, छ त्र संयुक्त व्यंजन, थ ध वर्गीय व्यंजन और दंत की सहायता से बोले जाते हैं। कुछ शब्दों में य व मूल शब्द की संरचना में नहीं होते, केवल सुनाई देते हैं। जहाँ ये य और व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ ना किया जाए, अर्थात नई नई, गए गए आदि रूपों में, यानी कि समझ में आ रहा ना, नई नई, गए, ये अंतर दिख रहा है, आदि रूपों में से केवल स्वर वाले रूपों को मानक माना जाए। इसी प्रकार इन शब्दों में यह ही मूल ध्वनि हो, वहाँ यह का प्रयोग किया जाना चाहिए कि स्वर का, जैसे रुपये, स्थाई, है ना। यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा, तो क्या होगा भाई, तो क्रम होगा। कैसे होगा, तो आप देखिए, यदि र की ध्वनि का संयोग से पहले आए तो उनका रूप क्रम होगा। कैसे, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के साथ या एक सहारे में बोली जाए तो ध्वनियाँ संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती, जैसे कि प्रारब्ध, प्राण, कर्म, राष्ट्र, वर्ण, प्राण, म्लान, क्लांत, प्रवाद, प्रकर्ष आदि। हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। कौन कौन है, य र ल व, है ना। जिस तरह से यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एग्ज़ाम में इसी तरह से ये सब भी रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट हो रहा है तो उसे हमें गलत नहीं करना है। तो याद रखना है कि जब अंतस्थ व्यंजन जैसे ही कहा जाएगा वैसे ही याद हो जाना चाहिए, य र व, है ना, य र ल व। शब्दों के अक्षरों का हेरफेर कहलाता है, आंसर हो जाएगा वर्ण विपर्य। क्या हो जाएगा, वर्ण विपर्य। पठन में वर्ण संकेत वे संकेत है जो शब्दों के अर्थ ढूंढने में सहायता करता है, शब्दों के सही उच्चारण के लिए सहायता करता है, जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है, व्याकरणिक कोटि को पहचानने के लिए। तो वर्ण संकेत का क्या है भाई, उसको अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता होता है कि नहीं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर क्या कहते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। 135 यानी कि अल्प प्राण, महाप्राण होता है तो भाई 24, है ना, यानी कि 2 और 4, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद है 2।
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के दो भेद है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे वर्णों के मुख से बाहर आने से पहले मुख के भीतर तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से जो यत्न किया जाता है उसे ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। दूसरा है बाह्य प्रयत्न। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं तब उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ढ़ ढ व्यंजन है कौन सा? तो उत्क्षिप्त है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ टकरा कर नीचे आती है उन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जैसे कि ड़ ढ। पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास वायु जिह्वा दोनों यानी कि पार्श्व यानी बगल से निकलती है, जैसे कि ला। लुंठित व्यंजन क्या है? तो लुंठित व्यंजन हो जाता है जिसपे वत्स भाग की ओर उठती है, जैसे र। ये प्रश्न आता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक बोलेगा ल, लुंठित बोलेगा र। ठीक है। अब आयोगवा देखिए, ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में वो आयोग कहलाते हैं, जैसे कि अंग और अह, इनको गिना ही नहीं जाता है, ये क्या हो जाते हैं? आयोगवा। अ और ई जोड़कर क्या होगा? फिर से रिपीट क्वेश्चन। ए यानी कि आई की मात्रा। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो भाई 33 व्यंजन वर्ण है। घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को घुमा फिरा करके बार बार पूछ रहा है कि कुल कितने हैं, तो भाई 33 है व्यंजन। स्वर पूछा जाता तब हम 11 बोल सकते थे, लेकिन वर्ण पूछ रहा तो 33। इस तरह से अपने कॉपी में आप लोग चार्ट बना सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 है ना। हिंदी वर्णमाला टोटल कितना है? 52 वर्ण है। स्वर है आपका 11, व्यंजन है आपका 33, संयुक्त व्यंजन है 4, द्विगुण व्यंजन है 2, आयोगवा है 2। ठीक है। सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम से लिखना है, तो इसका क्या होगा उत्तर? पढ़िए आप लोग। वार्णिक, मात्रात्मक, वर्णमाला या वर्णात्मकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला। क्या हो जाएगा? वर्णमाला। सभी वर्ण को व्याकरण ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं और इसके दो भेद है, स्वर और व्यंजन। ज्ञ में मिलन है, ग य का, ज य का, ग य का या ज य का। बताया था हम लोगों ने, है ना, पढ़ा भी था कि ज और य मिल के क्या बनता है? ज्ञ बनता है। व्यंजन कौन से हैं, है ना? तो श स स ह, ये रिपीट हो चुका है प्रश्न। चित्रहार का वर्ण विच्छेद क्या है? ये है सबसे अच्छा प्रश्न, जो कि इस समय भी लेगा। अगर आपको सही से करने नहीं आएगा तो वर्ण विच्छेद करना बहुत आसान है। च में देखिए कौन सी मात्रा है? अगर हम अलग करेंगे ना, कोई भी वर्ण लिखेंगे तो आप च लिखेंगे तो उसके नीचे आपको हलन देना है, त्र लिखेंगे तो उसको आप तोड़ेंगे, र लिखेंगे तो उसमें आपको हलन देना, ह लिखेंगे उस पर हलन देना। ठीक है, ये हलंत वाला तो समझ में आ रहा है, लेकिन तोड़ेंगे कैसे? आपको शुरू में और बीच में और अंत में सब मिलाते हुए देखना है। चित्रहार, च में कौन सी मात्रा है? च में छोटी ई की मात्रा, छोटी ई। तो देखिए सब में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, लेकिन ये बड़ी नहीं है, डी अभी पहले हम लोग इसको छाड़ देंगे। अब देखिए त्र, तो त और र मिल के बनता है त्र, है ना। हम लोग जब ज्ञ को हम लोग तोड़ रहे थे ज और ये करके य में, तब त्र भी हम लोग देखे थे, त और र तोड़ रहे थे। फिर देखिए त और अ, कैसे त और होगा? त और अ जोड़ देंगे तो भाई त हो जाएगा, यानी कि ये गलत। फिर इसको देखिए त और त है, त और त, ये त और त हलंत को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा इसको भी, यानी कि इसका सही उत्तर ये है ए नंबर। ठीक है। अड़, अड़, ये अड़ है, ये ढ है, ये ध्वनियाँ नहीं आती है शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में, या विकल्प या भी दोनों। तो शब्द के पहले ये नहीं आते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। भाषा एवं ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? वाक्य विन्यास, अर्थतत्व, मार्फिम या स्वनिम। आंसर हो जाएगा स्वनिम। भाषा में ध्वनियों की सबसे छोटी सार्थक इकाई स्वनिम है। पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। किसी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है और स्वनिम के लिए ध्वनि ग्राम, स्वर्ण ग्राम आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसका पर्याय शब्द क्या है? फोनीम। फोनीम, फोनीम के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वनिम शब्द ध्वनि ग्राम की अपेक्षा कहीं अधिक नया है, किंतु आजकल इसका ही प्रयोग चल रहा है। किसका? स्वनिम का। स्वनिम के स्वरूप
के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी कि एक मत नहीं है, तो विभिन्न विद्वान हैं, उनके भिन्न भिन्न मत हैं। देखिए ब्लूमफील्ड और डेनियल जॉनसन ने इस एक भौतिक इकाई के रूप में इसको स्वीकार किया है, और एडवर्ड सापिर इसे मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं। WF टोडल स्वनिम को अमूर्त काल्पनिक इकाई मानते हैं। स्वन या ध्वनि परिवर्तन से सदा अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्वनिम परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन निश्चित है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो भाई राजभाषा का। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो राजभाषा ऑफिशियल। बार बार एक ही प्रश्न 3 तरीके से पूछ ले गया, उत्तर क्या हो जा रहा है? राजभाषा। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो सह राजभाषा। सह राजभाषा का अर्थ क्या है? यानी कि उसके साथ साथ चलेगा, हिंदी के साथ साथ। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था ना, तब 15 वर्षों का समय तय किया गया था कि 15 वर्ष के बाद हिंदी लागू हो जाएगा अच्छे तरीके से। पर आप समझिए कि इतने लंबे समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा और सारा कुछ अंग्रेजी में, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं अभी भी जिनको हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में उनके अर्थ अभी तक मिले ही नहीं हैं, और हूबहू उनको हिंदी में उतार दिया गया है। तो इसी के लिए जहाँ जहाँ दिक्कतें होती हैं वहाँ वहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता होती है, और इसीलिए राजकाज यानी कि जितने भी सरकारी कामकाज है उस सब में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो हिंदी का। और इसको क्या किया जाता है? हिंदी राजभाषा के रूप में जाना जाता है। इसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, इसमें से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? बालाघात, लहजा, संयोजन या विहंग दृष्टि या स्कीम? तो इसका आंसर हो जाएगा विहंग दृष्टि स्कीम। प्रश्नानुसार विहंग दृष्टि स्कीम ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में सम्मिलित नहीं, जबकि बालाघात, लहजा, संयोजन शामिल है। ध्वनि अर्थात स्वनिम उच्चारित भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है जिसमें 2 ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो 22 भाषा है। एक नज़र 22 भाषाओं की ओर हम देख लेंगे। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। प्रश्न आपके यहाँ से भी बनेंगे। ध्यान दीजिए कि भाषाओं में 14 भाषाओं को संविधान में प्रारंभ में शामिल कर लिया गया था। कितनी भाषाओं को? 14। तो वर्ष 1967 यानी कि 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि लिख देंगे हम 1967 कितनी भाषाएं थी? 21। ठीक है। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली का शामिल किया गया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1992 यानी 1982 71वां संशोधन। फिर 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम में, जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ था, जिसमें बोडो, बोडोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसको भी इसी तरह से लिख लेंगे, अनुसूची और जो आपका संशोधन हुआ है वो। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल अवधि है नागपुरी, बोडो, राजस्थानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोडो। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए इसमें से कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? तो पहले चयन है, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। पहले चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। पहले फिर चयन, फिर उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, फिर चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। तो पहला चरण होगा चयन, संहिताकरण, उद्देश्य और निर्धारण। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने का चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण जैसे चरणों से गुजरना होता है। एक बोली भाषा का एक रूप है जो देश के किसी विशेष हिस्से या लोगों में एक विशेष समूह द्वारा बोली जाती है। हिंदी की कई अलग अलग बोलियां हैं, जैसे कि हिंदी भारत के कई राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में बोली जाती है, लेकिन हर राज्य की हिंदी बोलने की एक दूसरे से अलग होती है। बोली जो है आमतौर पर 2 प्रकार की होती है, एक तो क्षेत्रीय बोली होता है, दूसरा सामाजिक बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप में बोली जो भी क्षेत्र में जो हम बोलते हैं, है ना, भाषा को, जिस भाषा को, वो क्या होता है? बोली होता है। और बोली देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती, बोली को सिर्फ बोला जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो स्वनिम। यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है और यह सामाजिक है और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ
संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास एक क्या है भाई, भाषा है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? यह प्राकृत रूप से अर्जित की जाती है। भाषा और विचार परस्पर एक दूसरे को पोषित करते हैं। हिंदी भाषा क्या है? राजभाषा है। हमारे देश की विविधता हमारा एक भाषाई है, तो क्या हो जाएगा इसका? भाषिक संबल। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। कथन अ और ब पर हमें विचार करना है कि भाषा जो है चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, और भाषा जो है ब में देखिए कि भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अ सही कि ब गलत, अ गलत कि ब सही, और ब दोनों सही है और अ ब दोनों गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों सही है, क्योंकि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी है ना। चिंतन करेंगे तभी तो हम बोलेंगे, तभी तो विचार आएगा, और विचार प्रकट करने के लिए क्या है भाई? भाषा की आवश्यकता है। भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है, दोनों सही है। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ ब पर विचार करें। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। ठीक है। स्वर शैली का अर्थ है आवाज़ या भाषण में विभिन्नता। स्वर शैली, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अ और ब दोनों सही है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो सह कार्यालयी भाषा। प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की वह विशेषता या प्रदर्शित करती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा एक व्यवस्था है ना। भाषा क्या एक व्यवस्था है, तभी तो सब कुछ लाइन से है ना, क्रम वाइज उसको आप लेके चलते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? तो 18 है, और 22 भाषा है। ये भाषा है, याद रखिएगा, ये क्या है? भाषा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है: पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी एवं बांगरू। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां होती है, तथा दक्षिणी हिंदी हिंदी का पूर्व रूप मिलाकर कुल 18 बोलियां हैं। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, तो मॉरिशस में। भारत में तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन कई और भी ऐसे बाहरी देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, नेपाल आदि देश है। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम आदि क्या है, ये सब हिंदी में अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। प्रश्न है कि इसमें से कौन सी भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, तो जो इसमें नहीं है वह है ए नंबर, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। इसमें से कौन सी सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक् विशेषताएं। एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा। एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक् विशेषताएं। क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक् विशेषताएं। संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है, स्वाभाविक भाषा नहीं है। व्याकरण के बिना एक स्वाभाविक भाषा है। मध्य समुदाय के लिए हाव भाव समूह। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बहुभाषी। इसमें से कौन से भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो यह भारत की राष्ट्रभाषा है, या शिक्षा में समान द्वितीय भाषा, या भारत की सहराज्य भाषा। सहराज्य भाषा तो भाई अंग्रेजी है ना। सहराज्य भाषा कौन है? अंग्रेजी है। ये हिंदी भारत की राजभाषा, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में सम्मिलित नहीं है? बोडो है, संथाली है, मणिपुरी है, भोजपुरी। कौन है? तो बोडो है, भोजपुरी नहीं है, संथाली है, मणिपुरी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में हुआ? तो सरस्वती में। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। और उन्होंने
सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया था 1903 में से लेकर के 1920 तक। ठीक है, एक नज़र पत्रिकाओं में भी डाल लें कि कवि वचन सुधा किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी। प्रेम घन सुदर्शन का है देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन कौन था, कृष्ण जी थे ना, तो उनके हाथ में क्या था, सुदर्शन चक्र था, इस तरह से याद रखेंगे। तो देवकी नंदन सुदर्शन। ठीक है, हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट, ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र। देखिए इसमें क्रॉस कर दीजिएगा, कैसे, क्या क्रॉस करने का मतलब क्या है, हिंदी प्रदीप अब प्र से हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, लेकिन इसका उल्टा क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। तो जब हिंदी प्रदीप आएगा तो हमको ब से याद रखना है बालकृष्ण भट्ट, और जब ब्राह्मण से आएगा तो फिर प्र, देखिए क्रॉस हो रहा कि नहीं हो रहा, ब से ब्राह्मण और फिर यहाँ पे हो जा रहा है प्रताप नारायण मिश्र, ब से ब्राह्मण, ब से बालकृष्ण, हिंदी प्रदीप में प से प्रदीप और यहाँ से प्रताप। तो ये क्या क्रॉस हो जा रहा है ना, जब भी हिंदी प्रदीप आएगा तो हमको याद रखना है कि अच्छा प्रताप नारायण मिश्र था, लेकिन क्या था, और एक साथ में बालकृष्ण भट्ट, ऑपोजिट कर देना है। फिर जैसे ब्राह्मण आएगा तो ब्राह्मण से हमको बालकृष्ण भट्ट याद आएगा और फिर तुरंत ऑपोजिट हो जाएगा कि ब का क्या हो जाएगा, प्र, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। ऐसे ऑपोजिट कर दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलर याद कर ही सकते हैं, ये ट्रिक था छोटा सा। फिर है आपका प्रताप, तो इसका क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी। संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, महाजनी वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला, कुटिल वर्णमाला या सामी वर्णमाला। तो देवनागरी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो केंद्र हिंदी निदेशालय। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को केंद्र हिंदी निदेशालय के नाम से जाना जाता है और केंद्र हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है और मानक हिंदी के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। यह देवनागरी लिपि के उपयोग और हिंदी वर्तनी का विनियमन भी करता है। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं को स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ, यह कथन सत्य है। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था, तो विलियम केरी ने, या जॉर्ज गियर्सन ने, या राजा राम मोहन राय, या अरविंद घोष ने। किसने कहा था, तो जॉर्ज गियर्सन ने, आम बोलचाल की महाभाषा। हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। ये गियर्सन का पूरा नाम है, जॉर्ज अब्राहम। जॉर्ज गियर्सन अंग्रेजी विद्वान थे और 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास उन्होंने लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया और इनका यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। इसमें 952 कवियों का उल्लेख था। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण एवं उनका क्या किया, वो स्पष्ट किया, जो भी उनका कालक्रम था ना लेखकों का, पहला ही वो हुए जो कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार सजाने का प्रयास किया। ग्रियर्सन ने पूरे ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त करते हुए प्रथम बार हिंदी साहित्य को भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृतिक और अरबी फारसी के मिश्रित उर्दू को उसके पृथक किया। 16वीं-17वीं शताब्दी में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित कालखंड भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। स्वर्ण युग किसको कहा था, किसने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था। किस काल को कहा था, तो भक्ति काल को कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें से कौन सी बोली के विषय में सही नहीं है, बोली क्षेत्र की भाषा विशेषता, हाँ ठीक है। बोली एक सामाजिक या व्यावसायिक समूह की भाषा विशेषता है, ठीक है। बोली कोई नई भाषा नहीं है या उसी भाषा का हिस्सा है। बोली उसी भाषा परिवार की एक नई शाखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोली उसी भाषा की परिवार एक नई शाखा, यानी कि यह सही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, नहीं बोला है। इसमें से कौन सी भाषा के संबंध में सही नहीं है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, ठीक है। भाषा यादृच्छिक है, ठीक है। भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, अच्छा ठीक है। भाषा अर्थ पर संकेंद्रित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भाषा एक तर्कसंगत व्यवस्था है। भाषा एक तर्कसंगत व्यवस्था है, भाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। मनुष्य जीवन में सबसे अधिक महत्व भाषा का है और उसने अब तक जो भी विकास किया है वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति की है वह सब भाषा के माध्यम से तो किया है। भाषा व्यष्टि एवं समाज दोनों के विकास के आधारशिला है। भाषा भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय सांकेतिक साधन है। भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा मानव की विशेषता है। भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील एवं विकासशील है। मनुष्य एक से अधिक भाषा सीख सकता है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं 544।
ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भारत के 179 यानी कि 179 भाषाओं का सविस्तार सर्वेक्षण किया है। भाषा से तात्पर्य है भाषण देना, बोलना, सीखना, सिखाना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना या इनमें से कोई। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना, इनमें से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? तो भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, नहीं पूछ रहा। भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है, भाषा की संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। आंसर हो जाएगा बी, भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है। भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषा है? टोटल 22 भाषा है। बोली कितना है? टोटल 18 है। हिंदी वस्तुतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी। हिंदी को संविधान द्वारा किस भाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। पाली से पहले क्या आता है पता है आपको? संस्कृत आता है। क्या आता है? संस्कृत। संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, फिर अवहट आता है, फिर हिंदी आता है। ठीक है, जब इस तरह से आपका ऑप्शन अगर दिया हुआ है तो ऑप्शन के अनुसार ही आपको काम करना है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा जो है वो शब्द संस्कृति के भाषा धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा यादृच्छिक संकेत है। ये हम लोग जितना बार भी अभी भाषा से संबंधित जो प्रश्न कर रहे थे, ये लाइन बार बार आ रहा था ऑप्शन में कि भाषा यादृच्छिक संकेत है। भाषा के ध्वनि संकेत क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। और अगर ये रूढ़ नहीं रहेगा तो फिर बदलते रहेगा, परिवर्तन हो जाएगा तो बड़ा समस्या है हम लोगों के लिए। तो भाषा और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हर वर्ग या समाज के अपने ध्वनि संकेत होते हैं जो दूसरों से भिन्न होते हैं। ठीक है, देश में भाषा के 3 रूप है, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो शौरसेनी से। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। सन 1000 से भारतीय आर्य भाषाएं अपने नए युग में प्रवेश करती है। मध्यकालीन आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश के उनके नाम प्रचलित है: ग्रामीण भाषा, देशी, देश भाषा, अपभ्रंश, अवहत, अवहट, अवहट्ठ आदि। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ या भ्रष्ट। भारतीय भाषा का इतिहास से 500 ईस्वी से 1000 तक के काल को अपभ्रंश काल कहा गया। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं हैं, किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित है: शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश। इनमें से आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ 1100 यानी कि 1100 ईस्वी के आसपास। अपभ्रंश का काल समाप्त हो जाता है और इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग प्रारंभ होता है। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप से सामने आया। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं: शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पैसाची, लहंदा, पंजाबी, ब्राचड़, सिंधी, खस का पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, महाराष्ट्री का मराठी। महाराष्ट्र का देखिए इजी है, मराठी है। ब्राचड़ का क्या है? सिंधी। जो इजी है उसको याद रखना है। अर्धमागधी, पूर्वी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखिए मागधी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस बात का उल्लेख है? संघ की राजभाषा का, राज्यों के साथ पत्राचार की भाषा, उच्चतम न्यायालय भाषा विषय निर्देश की, या हिंदी के विकास के लिए? तो 351 में हिंदी के विकास की बात कही गई है। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं अवहट। देख सकते हैं संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, फिर खड़ी बोली है। हिंदी बोलियों में किन बोलियों का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है? तो राजस्थानी। भाषा डैश होती है परिवर्तनशील। इसमें से हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। 22 भाषा है, बोली है 18। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं ब्रजभाषा और अवधी। भाषा से क्या अभिप्राय है?
भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है या अक्षर व ध्वनियाँ है? तो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। बोली से क्या तात्पर्य है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों के वाचन विशेषता या सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। इसका सही उत्तर होगा किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? संस्कृत। छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है? तो पूर्वी हिंदी से। भाषा की प्रकृति के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक संरचना होती है, ठीक है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। भाषा संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है, सही है, यानी कि आंसर सी होगा। भाषा सरलता से कठिनता की ओर जाती है, ठीक है। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा मात्र लिखित होती है, भाषा का ढांचा संरचनाहीन होता है, भाषा प्रतीकात्मक होता है या भाषा अनुकरणहीन माध्यम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा प्रतीकात्मक है। राजभाषा का तात्पर्य क्या है? तो देश की सांस्कृतिक भाषा या देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा या आदर्श एवं परिनिश्चित भाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? तो संपर्क सूत्र भाषा, प्रशासनिक भाषा, सहयोगी प्रशासनिक भाषा या अकादमिक भाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहयोगी प्रशासनिक भाषा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है, हाँ ठीक है। शुद्ध स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। 5 स्वर है जिनके 20 ध्वनियाँ निकलती हैं, ये भी ठीक है। अंग्रेजी भाषा में 5 नासिकीय ध्वनियाँ, ये गलत है, यही हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर। अंग्रेजी में 5 स्वर 20 ध्वनियाँ हैं और यह कथन असत्य है कि अंग्रेजी भाषा में 5 नासिकीय ध्वनियाँ हैं। ध्वनि विज्ञान का अर्थ है ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञानम, अर्थात इसमें ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, है ना। ध्वनि या स्वनिम, स्वनि का अर्थ प्रत्येक आवाज़ ध्वनि नहीं है बल्कि यह सार्थक आवाज़ या ध्वनि है जिसका भाषा में प्रयोग किया जाता है। ध्वनि विज्ञान किसी भाषा के ध्वनि प्रतिमान से संबंधित है। इसमें से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? भाषा यादृच्छिक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ सही है। भाषा स्थिर है, भाषा स्थिर है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों का आधारित होती है, ठीक है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, ठीक है। भाषा स्थिर नहीं है भाई, भाषा परिवर्तनशील है। एक बार फिर से विशेषताएं आप देख लें कि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा यादृच्छिक है, ठीक है, यादृच्छिक है। भाषा जो है सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है, भाषा सर्वव्यापक है, ठीक है। क्षेत्रीय बोली है, क्षेत्र की भाषा की वाक् विशेषताएं, देश अथवा राज्य की विशेषताएं, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षेत्र की भाषा की वाक् विशेषताएं। इसमें से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? तो संसार में केवल एक संकेत भाषा है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है और संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए नंबर, संसार में केवल एक संकेत भाषा है। इसको देखिए, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है और संकेत भाषा के संबंध में सत्य है ना। संकेत भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न से संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप में सांकेतिक पैटर्न हस्तचालित संप्रेषण अंग संकेत संचारित करती है, जिसमें वक्ता के विचारों को धारा प्रवाह के रूप में व्यक्त करने के लिए हाथ के आकार विन्यास संचालन बाहों या शरीर तथा चेहरे के लिए हाव भाव तथा एक साथ उपयोग किया जाता है। जहाँ भी मुख्य बधिर लोगों द्वारा का समुदाय मौजूद हो वहाँ संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी। भाषा के बारे में कौन सा सही है? एक बोली में अनेक भाषाएं होती हैं, भाषा के लिए एक लिपि का होना अनिवार्य है तभी वह भाषा कहलाएगी, भाषा के लिए एक क्षेत्र विशेष होना जरूरी है, एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, यही है इसका सही उत्तर। इसमें से कौन सी भाषा भारत के संविधान के अनुसूची में नहीं है? तो मिज़ो। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है? तो 22। इसमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो प्राकृत। भारत में अंग्रेजी भाषा की स्थिति विषयक नीचे दी गई गलत कथनों को चुनना है, गलत कथन को, ठीक है।
सन 1963 में संसद में अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी भाषा को अनिश्चित काल की अवधि के लिए भारत ऑफिशियल लैंग्वेज सह राजभाषा घोषित किया गया। हाँ, सही है, ठीक है। प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया था। हाँ, ये भी सही है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष को कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालयीय प्रयोगों के लिए स्वीकृति मिली थी। हाँ, ये भी सही है। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के अनुसार अंग्रेजी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। भारत में 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। विलियम बेंटिक और लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा भारत में शुरू करने का फैसला किया। आज़ादी के पश्चात सन 1963 में संसद अधिनियम द्वारा अंग्रेजी भाषा को सहभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी को भारत की कामकाज की भाषा के रूप में उल्लेखित किया गया और संविधान में अंग्रेजी को 15 वर्ष तक की कालावधि तक कामकाज की भाषा के रूप में सभी कार्यालय प्रयोगों के रूप में स्वीकृति मिली, जो कि आगे बढ़ती चली गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।